आर्टिकल 370 जब हटा था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट और लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारी पार्टी के कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक शेर की तरह पार्लियामेंट में लड़ा और यही बात की, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जो आपने दावे किए थे कि 370 हटेगा मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, जो आपने दावे किए थे कि 370 हटेगा तो रोज़गार मिलेगा, आज हमारा देखिए, आज कश्मीर में तो मिलिटेंसी थी लेकिन आज जम्मू सूबे में मिलिटेंसी बढ़ गई है। तो ज़मीन में कोई चेंज, हमें तब्दीली नहीं मिली, इसलिए हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इन बातों को सामने रखते हुए हमारे हक में फैसला लेगा। एक देश में दो झंडे कैसे हो सकते हैं, दो कानून कैसे होते हैं, दो प्रधान कैसे हो सकते हैं? अगर मुल्क एक है, देश एक है, तो फिर कैसे वहाँ पे अलग कानून? नागालैंड डे किसने सेलिब्रेट किया? यहाँ के गवर्नर साहब ने हाल ही में नागालैंड डे को सेलिब्रेट किया। उनका अलग झंडा है, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वन नेशन वन लॉ की अगर आप बात करते हैं तो हम भी आपके साथ हैं। फिर हटाइए नागालैंड से ये जो कानून आपने बनाया है, फिर हिमाचल से हटाइए ये जो आपने कानून बनाया है कि बाहर का आदमी नौकरी नहीं कर सकता। जब देश की 9 स्टेटों में ये कानून अभी भी है 371, तो यहाँ से आपत्ति क्यों है? 370 पे हम कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नौकरियाँ और ज़मीनें हमारी वापस करिए। पार्लियामेंट को छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, जम्मू कश्मीर की असेंबली भी ये कानून ला सकती है कि हमारी नौकरियाँ, हमारी ज़मीनें हमें मिल सकती है। लॉ पास हो सकता है, ये एक है अल्टरनेट उसमें, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फ़ैसला ले, और अगर वहाँ भी फ़ैसला नहीं हुआ तो हमें यहाँ इलेक्शन जल्द से जल्द हो, ताकि आज़ाद साहब जो है यहाँ कानून लाए कि हमें नौकरियाँ जो हैं और ज़मीनें जो हैं हमारे लोगों को मिलें। ये तो महाराजा हरि सिंह का कानून है, ये तो आज़ाद साहब ने कानून नहीं बनाया, ये तो किसी और ने कानून नहीं बनाया, ये तो महाराजा हरि सिंह ने कानून बनाया है। तो आज उसी की आलोचना आप कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला लेगा। अभी तक मुझे बताए सरकार, डाटा निकाले कि अभी तक इतने सालों में 370 भी हटाया आपने, 35 भी हटा दिया, आप कहते हैं मिलिटेंसी भी खत्म हो गई, आप कहते हैं नॉर्मलसी भी लाई। कितने कश्मीरी पंडित जो है वापस गए कश्मीर में? नहीं। क्या आपको लगता है कि हालात जो पहले आज से 3 साल या 4 साल पहले हालात थे, क्या उनमें और आज के हालात में फ़र्क नहीं आया है? देखिए, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। जब पहले सिविल सेक्रेटरीट में आम लोग जाते थे, सैलाब होता था सिविल सेक्रेटरीट में, आज आम लोगों को सिविल सेक्रेटरीट जाने की इजाज़त ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आज़ाद साहब के दौर में कौन सी सिलेक्टिव किलिंग हुई? पर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा, फर्क ये तो मानने के लिए तैयार हो जाए। फर्क क्या पड़ा मुझे बताइए ना। जो पत्थर हो रहे हैं ना, जो पत्थर वगैरह चल रहे थे, मैं कह रहा हूँ साहब, पत्थर रुक गए लेकिन बंदूकें उठना शुरू हो गई। आज डाटा सरकार का कह रहा है कि 12 लाख नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, खुदकुशियां, सुसाइड रेट बढ़ गया हमारा। गोल्डन कार्ड भी तो है, वो भूल गया। नहीं, देखिए, मैं 5 लाख रुपए का तो वहाँ पे इलाज। देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा, जो चीज़ें लोग डिसाइड करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को डिसाइड करने दो। इलेक्शन करवाइए, अगर आपने काम अच्छा किया होगा तो आपकी जीत होगी, अगर आप नाकाम होंगे तो हमारी जीत होगी। 370-35A का फैसला आने से पहले लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब हैं। हम 370 और 35A के बारे में भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो बीजेपी के जो रिजर्वेशन जो उन्होंने बिल पास किया हुआ है पार्लियामेंट में, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, सलमान निज़ामी, शायद आपको बहुत कम नॉलेज होगा या मालूम होगा कि सलमान निज़ामी एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, और अब सियासत में भी ये काफ़ी देर से सरगर्म है। जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सियासी हालात से बखूबी वाकिफ़ है और यहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं। सलमान निज़ामी साहब, आपका यंग बाइट्स में स्वागत। थैंक यू। निज़ामी साहब, 370 और 35A का जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आने वाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आर्टिकल 370 जब हटा था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट और लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारी पार्टी के कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक शेर की तरह पार्लियामेंट में लड़ा और यही बात की, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। और जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया, हम ये मानते हैं आज की डेट में भी कि वो इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने पिंजरे में कैद करके उनको अंधेरे में रखा और एक फ़ैसला उनके ऊपर थोपा, ना किसी रिप्रेजेंटेटिव
इनिशिएटिव को पूछा, ना यहाँ की सिविल सोसाइटी को पूछा, ना आम लोगों को पूछा, तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क है जो किसी जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में जो आपने फ़ैसला लिया कि वहाँ के लोगों को आपने लॉकडाउन में रखा, जेलों में रखा, तो आपने उन पर एक फ़ैसला लिया। तो हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें जो है सामने रखते इस पर गौर करेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में फ़ैसला लेगी, क्योंकि जो दावे किए गए थे बीजेपी सरकार की तरफ से, आपने मुझे देखा होगा नेशनल टीवी पे, मैंने उस वक्त यही बात रखी कि आप आग में हाथ डालने का काम कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से एक इमोशनली सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इस 370 के साथ, क्योंकि ज़मीनें हमारी हमें मिलनी चाहिए, नौकरियां हमारी हमें मिलनी चाहिए। यही कानून देश की 9 रियासतों में जो है नाफिज है, चाहे उसमें हिमाचल प्रदेश है, आसाम है, उत्तराखंड है, कि बाहर का शख्स वहाँ नौकरी नहीं कर सकता, बाहर का शख्स वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। यही 370 था, यही 35A था। तो जिस तरीके से ये हटाया गया वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो आपने दावे किए थे कि 370 हटेगा मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, जो आपने दावे किए थे कि 370 हटेगा तो रोज़गार मिलेगा, आज हमारा देखिए, आज कश्मीर में तो मिलिटेंसी थी, लेकिन आज जम्मू सूबे में मिलिटेंसी बढ़ गई है, पीर पंचाल में मिलिटेंसी बढ़ गई है। आपने ढांगरी का हादसा देखा, हर रोज़ कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक कहीं ना कहीं हो रहा है। और जो आपने रोज़गार का दावा किया था, पहले मुर्मू साहब आए, फिर उसके बाद सत्यपाल मलिक साहब आए, अब मनोज सिन्हा साहब आए, नौकरियां तो ये अनाउंस करते हैं, लेकिन उसमें धांधलियां होती हैं, उसमें स्कैम्स पे स्कैम्स हो रहे हैं, नौजवान हमारे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो कोई चेंज हमें दिखानी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपने लाया तो आपने देखा कुछ टाइलें लगा दी श्रीनगर में, और जब बारिश आती है तो वहाँ सैलाब आ जाता है। तो ज़मीन में कोई चेंज हमें तब्दीली नहीं मिली। इसलिए हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इन बातों को सामने रखते हुए हमारे हक़ में फ़ैसला लेगा। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में गृह मंत्री साहब ने ये कहा कि ये जो 370 और 35A है, ये तो एक इलीगल, आप भी बोल रहे हैं कि ये जो हटाया गया तो इलीगल तरीके से हटाया गया, मगर उनका भी कहना है कि ये यहाँ पे जो ये कानून था ये गलत था। देखिए, एक मिनट, इस एक देश में 2 झंडे कैसे हो सकते हैं, 2 कानून कैसे होते हैं, 2 प्रधान कैसे हो सकते हैं? अगर मुल्क एक है, देश एक है, तो फिर कैसे वहाँ पे अलग कानून? देखिए साहब, अगर आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका, मैं नहीं कहता कि अमेरिका वाली पॉलिसी आप हिंदुस्तान में अडॉप्ट करें। अमेरिका में आप जाइए, वहाँ एक स्टेट में अलग अलग झंडे होते हैं। छोड़िए अमेरिका को, आप नागालैंड में जाइए, वहाँ किसने ये कानून बनाया कि अलग झंडा होना चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? और नागालैंड डे किसने सेलिब्रेट किया? यहाँ के गवर्नर साहब ने हाल ही में नागालैंड डे को सेलिब्रेट किया। उनका अलग झंडा है, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो हमारा देश का तिरंगा है वो गाते भी नहीं है वो। तो अगर नागालैंड हिंदुस्तान का हिस्सा है, या तो बोलिए नागालैंड कोई दूसरा देश है। जब नागालैंड के लोगों के हक़ में आपने कोई फ़ैसला लिया तो जम्मू कश्मीर से क्यों उठाया? अगर 1 नेशन 1 लॉ की अगर आप बात करते हैं तो हम भी आपके साथ हैं। फिर हटाइए नागालैंड से ये जो कानून आपने बनाया है, फिर हिमाचल से हटाइए ये जो आपने कानून बनाया है कि बाहर का आदमी नौकरी नहीं कर सकता। जब देश की 9 स्टेटों में ये कानून अभी भी है 371, तो यहाँ से आपत्ति क्यों है? 370 पे हम कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नौकरियाँ और ज़मीनें हमारी वापस करिए। यही बाकी 9 स्टेटों में है, तो उससे क्यों एतराज़ है? यहाँ इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। यही बीजेपी के अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है, इन्होंने जब आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा से मुखातिब हुए, इन्होंने वहाँ उनको कहा कि हम आपको स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे। मध्य प्रदेश के जो आज भी जीते हैं चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हाल ही में वहाँ अनाउंस किया और उनके मैनिफेस्टो में था कि हम मध्य प्रदेश में नौकरियाँ यहाँ के लोगों को देंगे। जब बीजेपी वहाँ ये स्पेशल स्टेटस की बात कर रही है तो यहाँ से क्यों छीना गया? और यहाँ के गवर्नर नागालैंड का दिन मना रहे हैं और हमें यूटी में रखा, तो ये इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। नहीं, हम कानून की बात करते हैं, 35 और 370 की बात करते हैं। हमारा मेन मकसद तो यह है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है या जो हमारी नौकरियां हैं और ज़मीनें हैं उसको ना छीना जाए, बाहर के लोगों को यहाँ पे उनको नौकरियां ना दी जाए या उनको ज़मीन ना दी जाए। अगर इसको हम मतलब ज़रूरी नहीं है 335 और 370, अगर यही चीज़ें हम उनसे अलग तरीके से डिमांड करते, नहीं भाई इसके लिए हमारे लिए कुछ और प्रबंध किया जाए, तो उसमें तो आज़ाद साहब ने कहा, देखिए बहुत से तरीके हैं। हम तो कहते हैं कि भाई हमें पार्लियामेंट पर यकीन नहीं है। आज़ाद साहब ने ये कहा जो उनको कहा गया बाकी पार्टियों से, देखो जी आज़ाद साहब ने गिव अप कर दिया है। आज़ाद साहब सच्चाई की बुनियाद पर सियासत करते हैं। आज़ाद साहब ने सबसे पहले पिटीशन फाइल की और आज़ाद साहब ने ये कहा कि भाई पार्लियामेंट में ना मैं आज MP हूँ,
ना मेरी पार्टी अभी जो है कोई इलेक्शन लड़ी है। तो पार्लियामेंट में जितने भी पार्टियां आज इंडिया अलायंस के साथ हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, बाकी लोग हों, उन्होंने 370 पे बीजेपी को सपोर्ट किया। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पार्टियां हमें 370 वापस दिलवा सकती हैं? अब पीडीपी और एनसी कल तक एक थी, आज अलग हो गई। आज 370 का फैसला था, आज पीडीपी एनसी को कोस रही है, एनसी जो है पीडीपी को कोस रही है। तो इन पार्टियों पे क्या आप यकीन करेंगे, क्या भरोसा करेंगे? तो इसलिए आज़ाद साहब का यही मानना था कि भाई अगर आप इलेक्शन करवाते हैं, पार्लियामेंट को छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, जम्मू कश्मीर की असेंबली भी ये कानून ला सकती है कि हमारी नौकरियां, हमारी ज़मीनें हमें मिल सकती है, लॉ पास हो सकता है, ये एक है अल्टरनेट उसमें। लेकिन हमने लड़ाई पार्लियामेंट में भी लड़ी, सुप्रीम कोर्ट पे भी लड़ी, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला ले, और अगर वहाँ भी फ़ैसला नहीं हुआ तो हमें यहाँ इलेक्शन जल्द से जल्द हो, ताकि आज़ाद साहब जो है यहाँ कानून लाए कि हमें नौकरियाँ जो हैं और ज़मीनें जो हैं हमारे लोगों को मिलें। मतलब आपका कहने का मतलब है 35A और 370 के बदले अगर हमें कुछ और अल्टरनेट दे सकते हैं तो वो भी काबिल कबूल है। 370 में वही था ना, इन्होंने 370 खोखला कर दिया था। आज़ाद साहब तो 2.5 साल में थे। 370 में और भी तो कानून थे, बाकी नहीं, मैं कह रहा हूँ मेन 2 ही चीज़ें बची थी। 370 को ख़त्म करने में एनसी का सबसे बड़ा रोल था। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने यहाँ रूल किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। कांग्रेस भी 107 में थी। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ रूल किया। चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के रहे हैं कुछ टाइम के लिए, आज़ाद साहब तो 2.5 साल रहे, लेकिन कानून बनाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे। और यहाँ सिर्फ ज़मीन और नौकरियाँ बची। हम कहते हैं कि यही 2 चीज़ें हमें वापस कर दीजिए, चाहे वैसे करें, आप ऐसे करें, सुप्रीम कोर्ट करे, पार्लियामेंट करे, या जम्मू कश्मीर की असेंबली करे, हमें यहाँ के लोगों को नौकरियाँ जो हैं, वो तो मैं नहीं, वो बीजेपी के निर्मल सिंह साहब ने तक कह दिया। आपने पिछले साल उनका बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई हमें ज़मीनें वापस कर दीजिए। हम यहाँ पंजाब के लोग आते हैं, हरियाणा, ये तो महाराजा हरि सिंह का कानून है, ये तो आज़ाद साहब ने कानून नहीं बनाया, ये तो किसी और ने कानून नहीं बनाया, ये तो महाराजा हरि सिंह ने कानून बनाया है। तो आज उसी की आलोचना आप कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में फ़ैसला लेगा। यहाँ पे कश्मीरी जो रिजर्वेशन परसों बिल पास किया अमित शाह जी ने, वो बिल कश्मीरी पंडितों के रिजर्वेशन को लेकर, उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, अपने गुजर बकरवाल से भी हैं, बाकी बहुत से जो ST OBC वगैरह सब के लिए वो बिल रिजर्वेशन जो है वो बिल पास किया। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम किसी बिल के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अच्छा काम है, पहली सरकारों ने भी किया। जो वुमेन रिजर्वेशन है वो पहली सरकारों में भी है। जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, बहुत सी महिलाएं जो हैं आज़ाद साहब की सरकार में MLC इलेक्ट हुई, उनको रिजर्वेशन दी गई। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कश्मीरी पंडित्स पे राजनीति करना चाहते हैं, आप करिए, आपको इख्तियार है। लेकिन अब ज़मीन पे देखिए कि आपने जो दावा किया था, उसमें मैं रिलेट करना चाहता हूँ 370 को, क्योंकि सबसे ज़्यादा टीवी पे मैं उस वक़्त आया और मैंने हर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, मिनिस्टर को ये आर्ग्यू किया कि भाई आप मुझे बताइए कि आपने 370 हटाया, क्या वहाँ आपने ऐसी सिचुएशन बनाई कश्मीर में कि ये कश्मीरी पंडित वहाँ बसेंगे? अभी तक मुझे बताए, सरकार डाटा निकाले कि अभी तक इतने सालों में 370 भी हटाया आपने, 35A भी हटा दिया, आप कहते हैं मिलिटेंसी भी ख़त्म हो गई, आप कहते हैं नॉर्मलसी भी लाई, कितने कश्मीरी पंडित जो है वापस गए कश्मीर में? आज हालात देखिए आप, माइग्रेंट जो यहाँ नगरोटा में कॉलोनीज़ हैं, वो उनकी बिजली काट दिया आपने, उनको कुछ नहीं दिया। आपने कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई, उसमें अनुपम खेर ने अमेरिका में घर ले लिया, विवेक अग्निहोत्री ने मुंबई में घर ले लिया। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि अनुपम खेर साहब कश्मीर फाइल के बाद कब जम्मू कश्मीर आए, उन्होंने क्या दिया उन विक्टिम्स को? कितने उन्होंने घर बनाए, कितना उन्होंने रोजगार दिया? कुछ नहीं दिया, पैसा कमाए और भाग गए। सबने कश्मीरी पंडितों पे राजनीति की, और आज़ाद साहब ने यही आर्ग्यूमेंट किया पार्लियामेंट में भी। 70% नॉर्मलसी या 70% का ये हालत। अभी एक इंस्पेक्टर अस्पताल में शहीद हुए। आप मुझे बताइए, अगर हालात ठीक होते तो कोकरनाग एनकाउंटर कैसे हुआ? अगर हालात ठीक होते तो ढांगरी पुंछ में अटैक कैसे हुआ? अगर हालात ठीक होते तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई यहाँ आपने हमारे सरों पे बाहर के अफसर थोपे हैं। अगर लोकल लोगों को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिक्रूट करते, अपॉइंट करते, आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ DC बाहर के, SP बाहर के, आम लोग परेशान हैं, आम लोगों के काम नहीं हो रहे। आज सेक्रेटरीट में हमें फ़ोन आते हैं, गरीब लोगों को एक्सेस नहीं है, जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर के अफसर सुनते नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि हालात जो पहले आज से 3 साल या 4 साल पहले हालात थे,
क्या उनमें और आज के हालात में फ़र्क नहीं आया है? देखिए, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। जब पहले सिविल सेक्रेटरीट में आम लोग जाते थे, सैलाब होता था सिविल सेक्रेटरीट में। आज आम लोगों को सिविल सेक्रेटरीट जाने की इजाज़त ही नहीं है, और वो मर्ज़ी अफसर की है कि वो उसको अंदर बुलाए या ना बुलाए। आम लोगों के काम नहीं हो रहे। आज डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीसी हैं, जो एसएसपी हैं, वो बाहर के हैं। तो एक अंदर का जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है, जब हम दिल्ली में होते थे, जम्मू का कोई शख्स वहाँ आता था तो हमें लगता था अपने जम्मू का कोई आया है, चलो ऐसा काम करें, हम एम्स में जाते थे उसके साथ। आज अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। गवर्नर राज में कोई आंसरेबल नहीं है। जब सरकार चुन के आती थी, नुमाइंदा चुन के आता था, मैंने ऐसा देखा है, कांग्रेस और एनसी की जब सरकार थी तो एमएलए और जो मिनिस्टर होते थे, लोग गला पकड़ते थे, भाई हमारा काम करो। नहीं, आज तो कोई नहीं, आज तो काम ही नहीं होते। हम बात कर रहे हैं हालात के ऊपर। आपने बोला हालात आप भी खराब है, वैली में चाहे जम्मू में, चाहे आप भी, मतलब हालात ऐसे नहीं। देखिए, हालात जो हैं ग्राउंड पे, मैंने आपको कहा, जो दावा उन्होंने किया था कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई। सिलेक्टिव किलिंग्स पहले नहीं होती थी। आप मुझे बताइए, आज़ाद साहब के दौर में कौन सी सिलेक्टिव किलिंग हुई? पर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा। फर्क ये तो मानने के लिए तैयार हो जाए। फर्क क्या पड़ा, मुझे बताइए ना। जो पत्थर हो रहे हैं ना, जो पत्थर चल रहे थे, मैं कह रहा हूँ साहब, पत्थर रुक गए, लेकिन बंदूकें उठना शुरू हो गई। पहले आपको वो कंसर्न बंदूकें तो 90 से स्टार्ट हुई है, 80 से स्टार्ट कम भी हुई ना। जम्मू सूबे में मिलिटेंसी 0 थी, आज जम्मू सूबे में मिलिटेंसी है। मैं तो कह रहा हूं ना आपको, आप भी जम्मू सूबे से हैं। जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू को जो है 0% मिलिटेंसी डिक्लेयर कर दिया। आज पुंछ राजौरी में मिलिटेंसी है। तो आप अब चलिए, पत्थर ठीक हो, अब बंद हो गए, हम चाहते हैं, लेकिन ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हमारे नौजवान। आज डाटा सरकार का कह रहा है कि 12 लाख नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए। खुदकुशियाँ, सुसाइड रेट बढ़ गया हमारा। आज हमारे नौजवान जो है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। पीएचडी डिग्री होल्डर जो है, क्लास 4 की नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपने लाई है, तो ये कौन सी नॉर्मल सी? डेवलपमेंट के लिए आप क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोल रहे हैं। हमने बीजेपी से कई बार बात की, बीजेपी के मतलब जो नेता थे उनसे बात की कि मोदी सरकार में एक जो डेवलपमेंट, आपने बोला कि नहीं हुए हैं, उन्होंने बोला था हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, हालत नॉर्मल करेंगे। विकास के बारे में आपका क्या ख्याल? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ जिस तरीके से एक मैच पे कुछ स्टूडेंट्स को जो है UAPA लगा दिया मैच देखने पे। हम एक जमहूरी मुल्क में, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर इंडियन टीम का हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन टीम का भी हूँ। तो ये मेरा हक है, जमहूरी हक। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इख्तियार देता है कि आप इस टीम को सिलेक्ट करिए या इस टीम को चाहिए। अब किसी ने किसी प्लेयर को अप्रिशिएट किया, उस पर क्या आप UAPA लगाएंगे? ये डराया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये अगर आप सरकार यहाँ चला रहे हैं, या आप समझिए आपने पैर रखा है उनके ऊपर और आप ज़बरदस्ती यहाँ सरकार चला रहे हैं, तो विकास भी तो हो रहा है। विकास कहाँ से हो रहा है? मुझे बताइए, कौन सा नया काम बीजेपी ने किया? जो काम वो रेलवे वाला, जो 4 वे वाला, स्मार्ट सिटी आपने ले लाया, बहुत अच्छी बात है। अगर स्मार्ट सिटी में आपने श्रीनगर को थोड़ा सा चमकाया, लेकिन जब बारिश होती है वही श्रीनगर स्मार्ट सिटी जो है फ्लड में तब्दील हो जाता है। तो ये कौन सा विकास है? जो मुझे बताइए, कितने मेडिकल कॉलेज नहीं बने, कितने डिस्ट्रिक्ट आपने नहीं दिए, कितनी तहसीलें आपने नहीं दी, कितनी नियाबतें आपने दे दी, कितनी नौकरियाँ आपने दे दी। आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, ये सब आपने देखा ज़मीन पे। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज सिर्फ टीवी पे डेवलपमेंट हो रही है, ज़मीन पे कुछ नहीं। एक डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, विकास के नाम पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। गोल्डन कार्ड भी तो है, वो भूल गया। नहीं, देखिए, मैं 5 लाख रुपए का तो वहाँ पे इलाज। देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा, जो चीज़ें लोग डिसाइड करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को डिसाइड करने दो। आज मध्य प्रदेश में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, कांग्रेस दावा कर रही है कि हमने ये स्कीम लाई, वो स्कीम लाई, ये स्कीम लाई। हर सरकार दावा करती है, लेकिन ज़मीन पे जब आप आए तो वहाँ हार गए। आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने जो शिवराज सिंह चौहान हैं, आज महिलाओं के लिए उन्होंने एक स्कीम लाई, तो लोगों ने उसके नाम पे वोट दिया। तो मैं कह रहा हूँ, आप इलेक्शन करवाइए ना। अगर आपने काम किया होगा तो बीजेपी आए। वो तो कहते हैं इलेक्शन ने काम किया, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम नहीं। तो ये देते हैं ना, होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट देती है ना कि अगर यहाँ नॉर्मलसी है या नहीं है। रिपोर्ट तो यहाँ से होम मिनिस्ट्री, सरकार तो अमित शाह जी तो बीजेपी के होम मिनिस्टर है ना, तो सरकार रिपोर्ट बनाती है, सरकार सेंटर से कंट्रोल्ड है। तो इसलिए हम कहते हैं ये जमहूरी मुल्क है, अगर बीजेपी जीतती है हम उसको वेलकम करेंगे, अगर हम जीतते हैं उनको हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन करवाइए, अगर आपने काम अच्छा किया होगा तो आपकी जीत होगी, अगर आप नाकाम होंगे तो हमारी जीत होगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, अगर इलेक्शन होते हैं
जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बिगुल बजता है। बीजेपी बोलती है हम 50 से पार जाएंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, इसका क्या रहेगा? किसी के साथ कोलिशन होगा या अकेला पार्टी इलेक्शन लड़ने जाएगी? अगर इलेक्शन लड़ती भी है देखिए, तो कितनी सीटें आज़ाद साहब सेकुलर व्यक्ति हैं। आज वही लोग आज़ाद साहब को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं जो कहते थे आपने गलत किया, कांग्रेस को छोड़ा। मुझे भी कहा, मुझे तो बहुत से दोस्त घर वाले कहते थे भाई आप तो नेशनल लेवल पे हर टीवी चैनल पे आते थे, इतना काम करते थे, तो आपने क्यों छोड़ा? एक सफोकेशन सी महसूस हुई हमें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर हमने मेहनत की, हम लड़ाई कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी का नेशनल लेवल पे, लेकिन हमारे लीडर जो हैं वो सुन ही नहीं रहे। वो प्रेफर करते हैं कि 5 स्टार एकोमोडेशन मिल गई, जहाज़ की टिकट मिल गई तो बस वही है, एक राउंड मारा ऊपर से, लेकिन ज़मीन पे नहीं है। आपने देखा होगा कि आज़ाद साहब, इस पार्टी जब आज़ाद साहब ने बनाई तो गुरेज तक इस उम्र में आज़ाद साहब पहुँचे, रात के अंधेरे में, इस ठंड में। उमर अब्दुल्ला साहब नहीं पहुँचे अभी तक, वो उनसे तो छोटे ही हैं। महबूबा मुफ्ती वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन इस ठंड में मुझे बताइए बलेसा और कहाँ डोडा और पुंछ, कहाँ कहाँ पहाड़ों पे आज़ाद साहब पहुँचे। लोगों को सुना आज़ाद साहब ने। जब लैंड डिविक्शन ऑर्डर आया, जब यहाँ बिल्डोज़र चल रहे थे, ना महबूबा मुफ्ती ने आवाज़ उठाई, ना उमर अब्दुल्ला ने आवाज़ उठाई, ना किसी और ने आवाज़ उठाई। आज़ाद साहब प्रैक्टिकली सड़कों पर हम उतरे। आज़ाद साहब दिल्ली गए, बोला नहीं ये कानून गलत है, आप इसको रोकिए। तो इसलिए आज़ाद साहब ज़मीन पे काम करते हैं, लोगों की आवाज़ सुनते हैं। यही हालत कांग्रेस की वहाँ हुई, इसलिए हम छोड़ दी। अगर हमें लगता कि कांग्रेस जो है सीरियस है बीजेपी का मुकाबला, आपने देखिए राजस्थान में वो मुकाबला किसका कर रही है? बीजेपी का कर रही है। वहाँ हारे, मध्य प्रदेश में हारे, बीजेपी का मुकाबला किया, लेकिन जीते कहाँ? जीते वहाँ जहाँ बीजेपी थी ही नहीं। आप वहाँ तो अपोजिशन के केसीआर से, वो बीजेपी के खिलाफ थे, इसीलिए अखिलेश यादव भी कांग्रेस के खिलाफ हो गए, इसीलिए बाकी लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए कि भाई आपकी स्ट्रेटजी नहीं है। अगर राहुल गांधी फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, आप प्रियंका गांधी को आगे लाइए। हमें तो अंदर से दुख हुआ। नहीं, हम कांग्रेस की बात नहीं करते, हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ाद साहब जो है, एक्सेप्टेंस उनकी जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सेप्टेंस जम्मू में नहीं है, पीडीपी की एक्सेप्टेंस जम्मू में नहीं है। आप श्रीनगर में जाओ, वहाँ आपको लोगों की का रिस्पॉन्स मिलेगा आज़ाद साहब की तरफ। आप पूंछ राजौरी जाओ, वहाँ भी लोग चाहते हैं आज़ाद। इलेक्शन में किसी के साथ इलेक्शन वो बात की बात है, लेकिन जिसके साथ भी होगा वो सेकुलर पार्टी होगी। थैंक यू। थैंक ये थे हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब। एक तो उनका ये कहना है कि हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है और एक ही डिमांड है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो हमें जो हमारी ज़मीनें हैं और जो हमारी नौकरियां हैं, जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, उसका ध्यान में रखते हुए अपना फ़ैसला सुनाएं। और उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि जो हमारा इलेक्शन का होगा जो जम्मू कश्मीर में, वो हम पूरी तैयारी से लड़ेंगे और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।